नमस्कार। सीटेट का चूँकि डेट शीट आउट हो चुका है, तो इसलिए अब हमारी जो सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि सीटेट पे आधारित प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चूँकि सीटेट में जो मैक्सिमम पोर्शन हमारा होता है वो पेडागोगी होता है, इसलिए जो शिक्षक हैं आमतौर पर जो कहीं पढ़ा रहे हैं, अगर वो शिक्षक की भूमिका के तरीके से सोचेंगे तो ज़्यादातर प्रश्नों को वो आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बाल विकास में हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 2019 का एक पेपर हम सॉल्व करेंगे और 2019 के पेपर को सॉल्व करके हम लोग एक अवधारणा को विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? किसकी वकालत करता है? तो इसमें आपको पता है कि शिक्षा के अधिनियम 2009 के तहत हर प्रकार का बालक, चाहे वो सामान्य बालक हो चाहे विशिष्ट बालक हो, सभी को एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल बिना कन्फ्यूजन के हमारा ऑप्शन क्या होगा? समावेशी शिक्षा। ठीक है, हमारा ऑप्शन होगा समावेशी शिक्षा। फिर आइए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक साथ नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जो अभी हमने बात कही कि नियमित विद्यालयों में हर तरह के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वो विशिष्ट बालक हो चाहे वो सामान्य बालक हो। तो ये अवधारणा, ये मुख्य धारा शिक्षा तो ये होती नहीं है, विशेष शिक्षा भी नहीं होगा, यानी यह ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? समावेशी शिक्षा। सीटेट के प्रश्नों को टैकल करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर प्रश्नों में जो नेगेटिव विचारधारा वाला क्वेश्चन होंगे या जो भी नेगेटिव पॉइंट्स होंगे हम उसको पहले एलिमिनेट करेंगे, और जो पॉजिटिव अप्रोच होता है बच्चों के प्रति उसको, उस ऑप्शन को हम चुनने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ विशेष चीज़ों को याद रखना चाहिए कि शिक्षक जो होता है वो एक फैसिलिटेटर की भूमिका में रहता है, वो बच्चों की सहायता करता है, खास तौर से बच्चों को रटवाने में, कंठस्थीकरण करने में, दबाव डालने में, मारने में इसकी कोई भूमिका शिक्षक के प्रति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जब हम बच्चे के तौर पे सोचेंगे तो हम यहाँ पे जो है छात्र केंद्रित शिक्षा के आधार पर हम सोचने का प्रयास करेंगे कि यानी कि शिक्षा के केंद्र में बालक होगा और हम उसके चारों तरफ उसके परिवेश में इस तरह से कुछ व्यवस्थाएं करेंगे कि शिक्षा सहज रूप से वहाँ तक पहुँचे। तो ये विचारधारा जब हमारे दिमाग में रहेगा तो सीटेट के ज़्यादातर प्रश्नों को हम टैकल कर पाएंगे। और कुछ प्रमुख सिद्धांत जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, उन सिद्धांतों पर भी आधारित प्रश्न आते हैं, तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमारे अच्छे क्लियर से होने चाहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक शिक्षक को चाहिए कि, देखिएगा क्या कह रहा है, एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे। ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है, वह महत्व देती है। तो कक्षा में क्या करता है? सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो ये हमारा जो अप्रोच है वो इंक्लूसिव अप्रोच है, यानी समावेशी शिक्षा पर आधारित अप्रोच है। ठीक है, तो ये कुछ सही लग रहा है, लेकिन हम इसके पहले सीटेट में आपको ये काम करना है कि बाकी विद्यालयों को चेंज करने से, बाकी ऑप्शंस को चुनने के पहले हम क्या करेंगे कि एक बार सारे ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम राइट आंसर की तरफ अप्रोच करेंगे। फिर देखिएगा क्या हमारा, वह विशेष संस्कृति के बच्चों को बढ़ावा दे। तो ये हमारा एक अच्छा ऑप्शन लग रहा था। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना करना, ये यहाँ पे देखिएगा एक नेगेटिव पॉइंट हमारा मिल रहा है। तुलना करना ये शिक्षक के संदर्भ में सही नहीं है। वह विशेष संस्कृति के बच्चों को बढ़ावा दे, ये एक हमारा नेगेटिव पॉइंट है। यानी हमने क्या किया कि यहाँ पर अनदेखी करें, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब,
बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद कर लेते हैं, मतलब कि रट लेते हैं। वे श्यामपट्ट पर, तो यह हमारा ऑप्शन तो नहीं होगा। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। ये देखिए, आप नेगेटिव पॉइंट्स को आप हटाइए, आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से सीटेट के क्वेश्चन को टैकल करना बड़ा आसान हो जाता है। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से, देखिएगा ध्यान से, आपको पता है कि जितने भी हमारे संज्ञानवादी हैं, व्यवहारवादी हैं, इन्होंने सीखने के जो सिद्धांत दिए उसमें जो हमारा प्राणी है जो अधिगम करता है उसके सक्रियता की बात की गई है। और प्राणी सक्रिय जब रहता है तभी वो चीज़ों को अच्छे से सीख पाता है। तो ये हमारा एक सही ऑप्शन लग रहा है। लेकिन हम चौथे ऑप्शन को भी पढ़ेंगे। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं वह बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। यहाँ पर देखिए नियंत्रित करता है, यानी कि एक दबाव की बात यहाँ पे आ रही है शिक्षक के द्वारा। ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है? हमारा थर्ड ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न देखिएगा, बच्चों को कक्षा में प्रश्न। अब बच्चों को कक्षा में प्रश्न, तो जाहिर सी बात अगर आपके दिमाग में आए कि प्रश्न पूछने की अगर बात किया जाए तो प्रश्न जो है वो शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। बच्चों को हम प्रोत्साहित करते हैं कि वो कक्षा में प्रश्न पूछे। तो आइए देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या है। पूछने के लिए हतोत्साहित, ये देखिए नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि हमारा ऑप्शन नहीं होगा। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। पूछने से रोकना चाहिए, देखिए नेगेटिव पॉइंट्स आप सोच, यू हैव टू एलिमिनेट ओनली द नेगेटिव पॉइंट्स। आपको जो नकारात्मक तथ्य होंगे, नकारात्मक बातें होंगी, उसको आपको एलिमिनेट करना है। बच्चों को पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन क्या है? हमारा चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है? याद रखना, सीटेट में अक्सर क्वेश्चन जो है परिवर्तित करके पूछता है, कभी पॉजिटिव अप्रोच में पूछेगा, कभी नेगेटिव अप्रोच में पूछेगा। तो इसलिए प्रश्नों को बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ करके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम की घटना घटित है, मतलब इसमें से कौन सी प्रक्रिया नहीं है? ठीक है, बाकी जो प्रक्रियाएं हैं उसके द्वारा सार्थक अधिगम होगा, लेकिन एक प्रक्रिया ऐसी है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम की घटना घटित नहीं होगा। तो देखिए पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, तो ये तो आपको पता है कि एक जो है उसमें मुख्य अंग है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का। सार्थक अधिगम का निर्देश एवं संचालन, ये भी एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, ये भी एक प्रक्रिया है। कंठस्थीकरण एवं स्मरण, तो मैंने बोला कि शिक्षण प्रक्रिया में, अधिगम प्रक्रिया में कंठस्थीकरण पर जोर नहीं देना है, कंठस्थीकरण या रटने की प्रक्रिया को हतोत्साहित करना है। यानी ये एक ऑप्शन जो हमारा है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया में मुख्य प्रक्रिया नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, बच्चों की गलतियां। आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए, जब ये क्वेश्चन आ गया बच्चों की गलतियां, तो जब भी गलती के बारे में बात करेंगे तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर बच्चे स्वाभाविक रूप से गलती करते हैं, और गलती जो है वो सीखने का एक सशक्त माध्यम है। तो ये अप्रोच हमारे दिमाग में होना चाहिए। आइए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, तुरंत सुधार देनी चाहिए। चलिए एक ऑप्शन हमारा ये हो गया। ये कुछ हद तक हमारा जो स्टेटमेंट है ये कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन सीटेट में एक काम करना है कि वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि उत्तर का चयन करने से पहले चारों विकल्पों को अच्छी तरह से देखेगा। अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, सूझ देती है, सूझ देती है। ठीक है, सूझ देती है। तो ये संज्ञानवादी जो विचारधारा के लोग थे, जो खासतौर से कोहलर, तो ये उस बात को प्रमाणित करते हैं। तो निश्चित रूप से अधिगम का एक भाग है। तो ये एक जो है अच्छा ऑप्शन हमारा लग रहा है, सही विकल्प की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हम बाकी के विकल्पों को भी पढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, देखिए नेगेटिव पॉइंट है, ये बिल्कुल गलत हो गया, ऑप्शन हमारा नहीं होगा। प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। याद रखना है कि बच्चा जैसा भी होता है, एक शिक्षक को इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि हर बच्चा जो है सीखने के लिए तत्पर है और हर बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि जीन पियाजे ने जो कहा कि अधिगम की जो प्रक्रिया है एक बौद्धिक प्रक्रिया है और आयु के साथ साथ बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, अब आयु के साथ साथ क्या है, बुद्धि का विकास होता है। इसकी वजह से हमारा जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है दैट इज ऑप्शन नंबर 2।
ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मूल्यांकन। देखिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक प्रमुख चरण होता है मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा हमें रणनीति बनाने में मदद मिलती है, हमें रणनीति बनाने में मदद मिलती है। साथ ही साथ हम जो है अपना जो भी लक्ष्य होता है उन लक्ष्यों का चयन करने में हमें मदद मिलती है। समझ में आ रहा है, जो सुधार के क्षेत्र होते हैं उसके चयन करने में हमें मदद मिलती है। तो कुछ जो इसका हमारा जो थियोरेटिकल पार्ट है वो थोड़ा सा आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। आइए ऑप्शंस को देखते थे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, निश्चित रूप से एक भाग होना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ये हमारा सही ऑप्शन लग रहा है। अगले ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे हम जरूर। केवल नंबरों के संदर्भ में, ये बिल्कुल गलत है, नंबरों के संदर्भ में ही केवल मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। केवल वस्तुनिष्ठ नहीं, आपने देखा होगा जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उसमें कई तरह के प्रश्न दिए जाते हैं ताकि हर तरीके से बच्चों के अंदर बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता, चिंतन करने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो सके। एक अलग गतिविधि के रूप में लेनी चाहिए, अलग गतिविधि नहीं, ये उसी का एक पार्ट होता है। यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन है बच्चों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, संरचनात्मक दृष्टिकोण। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है कि जब भी हम बात करेंगे संरचनात्मक दृष्टिकोण, तो देखिएगा, जब भी संरचनात्मक दृष्टिकोण की जब बात की जाती है तो इसमें एक नाम जो सबसे प्रमुख आता है वो आता है लीव वाइगोत्स्की का। ठीक है, तो जब भी याद रखना है कि कभी संरचनात्मक दृष्टिकोण की बात की जाएगी तो वहाँ पे हमारा जो संबंध होगा वो सीधा जुड़ाव होगा लीव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम के सिद्धांत के साथ। और ये इनका जो एक विचारधारा था वो निर्माणवादी भी था। तो निर्माणवादी दृष्टिकोण में खास तौर से दो लोगों का नाम प्रमुख रूप से आता है, एक तो जीन पियाजे और दूसरा जो है हमारा लीव वाइगोत्स्की। लेकिन लीव वाइगोत्स्की का जो दृष्टिकोण था वो संरचनात्मक दृष्टिकोण था, इसलिए जब भी ये शब्द आएगा तो हम सीधे सीधे लीव वाइगोत्स्की के साथ उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, निष्क्रिय शब्द यहाँ पे आ गया, दिस इज नॉट आवर करेक्ट ऑप्शन। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, ये केवल जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया नहीं है। आगे देखते हैं, एक मिनट, ठीक, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। तो अनुभव के परिणाम, देखिए अनुभव के परिणाम याद रखना है कि यहाँ पे जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है वो लीव वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण है। और लीव वाइगोत्स्की ने जो सीखने की प्रक्रिया बताई वो सामाजिक प्रक्रिया बताया, जिसमें भाषा का बहुत महत्व होता है, समाज का बहुत महत्व होता है और संस्कृति का बहुत महत्व होता है। यहाँ पे एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, बिल्कुल सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया के अनुसार बच्चे जो है, बच्चों के जो अधिगम है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। और लीव वाइगोत्स्की का जो दृष्टिकोण था वो संरचनात्मक दृष्टिकोण था। तो हमारा राइट ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। आइए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों में उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विकास होता है, सकारात्मक विश्वास होता है, देखिएगा सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या करेगा। यानी कि जब भी किसी शिक्षक को किसी बच्चे के बारे में सकारात्मक विश्वास होगा तो आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि सकारात्मक विश्वास होगा इसका मतलब क्या होगा कि शिक्षक को इस बात का यकीन होगा कि बच्चा हमारा बच्चा सीख सकता है। और ख़ास तौर से शिक्षक का जो गुण होना चाहिए, पहला गुण तो धैर्य होना चाहिए। धैर्य इस बात के लिए कि बच्चे के सीखने की जो गतियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, हर बच्चा अलग अलग गति के साथ सीख सकता है। कुछ बच्चे तेज़ी से सीख लेते हैं, कुछ थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन सीखेगा हर बच्चा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एक दृढ़ीकरण का सिद्धांत होता है। दृढ़ीकरण का मतलब कि हमें धैर्य इतना रखना है कि इस बात का हमें विश्वास होना चाहिए कि हर बच्चा जो है सीख सकता है, ठीक है। आइए ऑप्शन देखते हैं। हाँ, जब सकारात्मक विश्वास होता है तो विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रशिक्षित हो जाते हैं, तो सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जब तक प्रयास नहीं करेंगे वो किसी भी चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। का उत्साह भंग हो जाता है तथा वह दबाव में आ जाता है, बिल्कुल गलत बात है। ये भी दबाव में आने की कोई बात नहीं है। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, ये भी एक गलत बात है। किसी भी रूप में, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों के अंदर
अंतर्गत बच्चा अलग अलग तरीके से जो है क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, ठीक है, तो वो प्रभावित तो होंगे, फिर सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। बिल्कुल, जब बच्चा को सकारात्मक विश्वास होगा तो वो क्या करेगा, सीखने के लिए उत्सुक रहेगा, मतलब उसके अंदर रुचि होगा। यहाँ पे अभिप्रेरणा काम कर रहा है, और जब अभिप्रेरणा काम कर रहा है तो जब तक वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेगा, वो लक्ष्य की तरफ निर्देशित रहेगा और काम करने के लिए एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आइए मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। देखिए, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकती है, ठीक है, किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकती है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि शिक्षक के तौर पर हमारे पास धैर्य होना चाहिए, हमारे पास दृढ़ीकरण होना चाहिए किस बात के लिए कि बच्चा जो है हमारा सीख सकता है, और हमें कोशिश करना, बच्चा सीखेगा कैसे, जब तक बच्चा सक्रिय नहीं रहेगा, जब तक बच्चा सक्रियता के साथ कोई काम नहीं करेगा, उसे विश्वास नहीं होगा कि अब सीख सकते हैं, तब तक बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो आइए ये अप्रोच हम अपने दिमाग में रख करके ऑप्शन को पढ़ दें। पहला, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्न, देखिएगा एक ही प्रकार के उत्तर, बिल्कुल ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं हो रहा है। एक ही प्रकार के उत्तर के लिए हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो अभ्यास प्रश्न होते हैं वो एक व्यापक दृष्टिकोण को समेटे होता है, उसमें कई तरह के प्रश्न होते हैं, ताकि बच्चों के अंदर जो चिंतन की प्रक्रिया है उसका हम समुचित आकलन मूल्यांकन कर सकें। फिर देखिएगा, पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण, बिल्कुल कंठस्थीकरण नहीं होगा, किसी भी प्रक्रिया में कंठस्थीकरण पर कभी भी हमारा जो पेडागोगी है वो बल नहीं देता है। बच्चों को समस्या के बारे में अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब कि बच्चों को सक्रियता के साथ विकल्पों के चयन के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये हमारा कुछ सही ऑप्शन लग रहा है। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, ये बिल्कुल गलत है। आमतौर पर जब टीचिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कोई टीचर क्या करता है, प्रश्नों के सारे उत्तर बोर्ड पर लिख देता है, दैट इज नॉट अ पॉजिटिव अप्रोच ऑफ टीचिंग प्रोसेस। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, वो हमारा सही ऑप्शन नंबर 3 है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है। स्वपहल यानी यहाँ पे एक बात समझना है कि बच्चा स्वयं प्रयास करके क्या कर रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है। यानी कि स्वयं प्रयास करके जो अधिगम करता है वह स्वयं प्रयास करके काम कर रहा है। इसमें किसी प्रकार के शिक्षक की कोई भूमिका हमें नज़र नहीं आ रही है। तो इस विधि को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सीधे अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है दैट इज अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, नीचे लिखे हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। किस सिद्धांत को दर्शाती है, एक कंडीशन दिया हुआ है, यह कंडीशन किस सिद्धांत को दर्शाती है। हम समझते हैं कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है। एक दृष्टिकोण है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वो पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एक शिक्षक के दृष्टिकोण से इस स्टेटमेंट को आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। और हतोत्साहित महसूस करते हैं तब उन्हें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि अगर मान लीजिए एक प्राणी है, सपोज दैट एक प्राणी है और ये क्या कर रहा है कि बार बार कोशिश करने के बाद वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, प्राणी कुंठित हो जाएगा। इसको लगता है कि ये जो है इसका एफर्ट किसी काम का नहीं है या सीख ही नहीं पाएगा। और जब ये कुंठित हो जाएगा तो निश्चित रूप से इसका जो संज्ञान है, यानी कि जो ये कह सकते हैं ये जो सीखने की प्रक्रिया है वह एक प्रभावित होगी। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कुंठा है, कुंठा कैसे आया, एक प्रकार के संवेग के कारण जो है बच्चे कुंठित हो जाते हैं और इस कुंठा के कारण इसकी अधिगम प्रक्रिया क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो अब इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं। संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। जब
कुंठा के कारण अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित हो जा रही है, तो हमें लगता है कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, तभी ऐसा हो रहा है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ इस स्टेटमेंट का कोई सीधा संबंध नहीं है, इसका भी सीधा संबंध नहीं है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं, यानी कि इन दोनों में से हमारा एक ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारे है वो जस्टिफाई कर रहा है कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से संबंधित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे संवेग जब प्रभावी हो रहा है तो वह उसके संज्ञान को प्रभावित कर रहा है, यानी हमारा सही ऑप्शन क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक बार आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, ठीक है, आपको एक अप्रोच इसका समझ में आएगा। इसके बाकी भी हम सीरीज बनाएंगे, जो बाकी रिसेंट ईयर्स के जितने भी सीटेड क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का माध्यम है? प्राथमिक समाजीकरण, तो आपको पता है, तो आसान क्वेश्चन है। प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है, तो आपको पता है कि बच्चे का जो पहला विद्यालय होता है उसका घर होता है, और पहली शिक्षक उसकी माँ होती है। तो निश्चित रूप से हमारा विद्यालय ये तो पहला नहीं होगा, सरकार नहीं होगा, मीडिया नहीं होगा, हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा? परिवार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, जीन पियाजे का क्या कहना था? जीन पियाजे का कहना था कि आयु के साथ साथ बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। और उन्होंने इसके लिए जो है जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं उसको कई चरणों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, और उसके बाद औपचारिक संप्रत्यय की अवस्था। ये 4 अवस्थाओं में उन्होंने बांटा है। लेकिन वो बात किस पर करते हैं ये हम जरा देखते हैं कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो उनका जो बुद्धि का विकास होता है वो धीरे धीरे होता है, यानी कि 6 साल का बच्चा बुद्धि में जितने बुद्धिमान होगा, 7 साल थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, 8 साल थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान होगा, यानी आयु के साथ साथ उसके बुद्धि का संवर्धन होता रहता है। ठीक है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से उन्होंने मात्रात्मक की बात की ही नहीं है। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि बुद्धि जन्मजात होता है, और उन्होंने कहा कि आयु के साथ साथ बुद्धि का विकास होता है, यानी यहाँ पे मात्रात्मक की बात नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है कि आयु के साथ बुद्धि का विकास होता है, तो अगर उसको उचित वातावरण मिले, ठीक है, तो वो बुद्धि का विकास आयु के साथ साथ समृद्ध तरीके से भी हो सकता है और न्यून तरीके से भी हो सकता है, यानी कि ये मात्रात्मक नहीं होगा। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो यहाँ पर गुणात्मक हमारा राइट आंसर होगा कि बच्चों की जो सोच है वो गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि आयु के साथ साथ बुद्धि का विकास होता है। इसमें मात्रा की बात नहीं करेंगे, अलग अलग चरणों में वो अलग अलग तरीके से वो क्या करता है, अपना प्रभाव दिखाता है, या हम कह सकते हैं कि व्यवहार करता है। ठीक है, वयस्कों से भिन्न, ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जेंडर क्या है? ये आपको पता होगा, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि जेंडर की जो भी अवधारणा है यह एक सामाजिक संरचना है। समाज के द्वारा ये बात निकल करके आई है कि ये शुरू में जब हम कोई भी लड़का या लड़की पैदा होता है तो उसको नहीं पता है कि उसकी भूमिकाएं क्या है, उसका रोल क्या है। लड़की को नहीं पता है कि आगे चल कर उससे घर का भोजन बनाना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा। बच्चे को नहीं पता है कि उसको इस सब कामों के लिए कोई नहीं कहेगा। समाज में रहने वाले लोग उनको ये इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि आपकी ये भूमिका है, आपकी ये भूमिका है। तो निश्चित रूप से जो जेंडर होता है साथियों, ये एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयाम की सही पहचान करता है? व्यापक आयाम, अब जरा ध्यान समझिएगा। अगर हम बाल विकास के आयाम के बारे में बात करेंगे, आपको पता है कि बाल विकास जो है वो बहुत सारे आयामों के विकास का परिणाम है या संगठन है। अब किन किन क्षेत्रों में यह विकास होता है तो आपने पढ़ा हुआ है, शारीरिक होता है, मानसिक होता है, बौद्धिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, संवेगात्मक होता है, ठीक है, और भी भाषाई होता है,
नैतिक होता है, ठीक, सामाजिक होता है, यानी कि इतने सारे आयाम या पहलू होते हैं जहां पर बाल विकास हमें दृष्टिगत होता है या परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। तो हम देखते हैं इसमें से हमारा ऑप्शन क्या कहता है कि पहला संवेगात्मक होता है, बौद्धिक होता है, आध्यात्मिक कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, स्व भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। शारीरिक होता है, व्यक्तित्व का विकास हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का विकास जो है ये आपका हम सामाजिक वाले में ही आ जाएगा, इसी का एक पार्ट हो सकता है। आध्यात्मिक कोई पहलू नहीं है, संवेगात्मक पहलू है। सामाजिक है, शारीरिक है, व्यक्तित्व भी हम मान लीजिए कह सकते हैं सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगा। स्व जैसा कोई विकास नहीं होता है, मतलब कि स्व जैसा कुछ आयाम हमारे बाल विकास के अंतर्गत नहीं आता है। फिर शारीरिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, सामाजिक होता है और संवेगात्मक होता है, ठीक है। तो ये चारों पहलू जो है, व्यक्तित्व भी ये भी कोई पहलू नहीं है। व्यक्तित्व तो एक अलग ही हमारा टर्मिनोलॉजी है बाल विकास के अंतर्गत। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन नंबर क्या है, चौथा, ठीक है, चौथा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बुद्धि के बारे में, ठीक है। तो बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में आपने पढ़ा है। बौद्धि के जैसे एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, बहुआयामी सिद्धांत, ठीक है। तो ये अलग अलग कारकों के बारे में आपने पढ़ा है, अलग अलग सिद्धांतों के बारे में आपने पढ़ा है। तो आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। ये जो डिफिनीशन है ये आपको याद आ रहा होगा। ये किसका डिफिनीशन है, अधिगम का, बुद्धि का नहीं है। बुद्धि एक अनुमानसिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण एवं तर्क शक्ति शामिल होती है। देखिएगा, स्मरण एवं तर्क शक्ति शामिल होती हैं। तो ये एक्चुअली संज्ञानात्मक क्षमता के बारे में हम कह सकते हैं कि मानसिक योग्यताओं के बारे में ये बात कर रहा है, ये बुद्धि के बारे में बात नहीं है, ठीक है। बुद्धि बहुआयामी है, बिल्कुल। गार्डनर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि बुद्धि क्या होता है, बहुआयामी होता है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जैसा कहने वाली कई योग्यताएं शामिल है, ठीक है। यानी ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए साथियों नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, प्रगतिशील शिक्षा। देखिए, अब जब प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात होगी ना, तो इसमें दो तीन चीजें याद रखना है। प्रगतिशील शिक्षा जो है वो क्या करता है कि वो इस बात पर जोर देता है कि बच्चों को एक प्रजातांत्रिक वातावरण मिले और हर बच्चे के अंदर ये पोटेंशियल होनी चाहिए। हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल होता है कि वो सीख सकता है, इस बात का बच्चों को विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तो खास तौर से इसमें क्या होता है, प्रगतिशील शिक्षा में ऐसी अवधारणा है कि बच्चे सक्रिय रूप से जो है खोज करते हैं और खोज करते हुए जो है शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो आइए देखते हैं, निष्क्रिय अनुकारक, तो ये तो भाई होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। प्रगतिशील शिक्षा में सक्रियता जरूरी है। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, देखिए ध्यान से, ये हमारा ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है। खाली स्लेट ये गलत है, छोटे वयस्कों के रूप में ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है, लाइव वाइगोत्सुकी के अनुसार अधिगम क्या है। आप बताइए ऑप्शन क्या है। ये नहीं होगा, निष्क्रिय नहीं होगा, अनुबंध नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, सामाजिक गतिविधि, ठीक है। आपने पढ़ा है कि ली वाइगोत्सुकी ने बताया था कि अधिगम जो है, इन्होंने अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने तीन चीज़ों को ज़्यादा महत्वपूर्ण मांगा। एक समाज, दूसरा संस्कृति और तीसरा क्या माना, भाषा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है, ठीक है। पूर्व क्रियात्मक काल के बच्चों की व्यवस्था को, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, यह ऑप्शन गलत है। विलंबित अनुकरण, यह ऑप्शन गलत है। विचारों की अनुत्क्रमणीयता, विचारों की अनुत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है कि जैसे जो हमारा ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो यहाँ पर एक व्यक्ति को देख रहा है और इसके पीछे एक पेड़ को देख रहा है, पेड़ को देख रहा है। तो अगर बच्चे से, और इसके पीछे एक और पेड़ है और दूरी पर है,
आपको पता है कि जो चीज़ें जितनी दूरी पर होती हैं वो हमको उतना ही छोटा दिखाई देता है, लेकिन बच्चे से पूछेंगे कि बताओ इसमें से कौन सा बड़ा है, तो बच्चा जो सबसे आगे की वस्तु होती है उसको बोलेगा कि ये सबसे ज़्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सोचने की प्रक्रिया है वो उत्क्रमणीय है। ठीक है, तो ये वापस में जब दोबारा ये दिमाग नहीं लगा पाएगा, जब एक बार विचार इसका बन गया तो ये इस बात को विश्वास नहीं करेगा कि ये जो पेड़ है चूंकि दूर है इस नाते वो हमको छोटा दिखाई दे रहा है। तो ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था की बहुत बड़ी विशेषता होती है, इसी को विचारों की अनुत्क्रमणीयता कहते हैं। ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। ठीक है, राइट ऑप्शन इज थर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है? बच्चों के सीखने के लिए प्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल अनुमानसिकता के द्वारा, केवल अनुमानसिकता, भाई साहब केवल अनुमानसिकता नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है, विकास की जो प्रक्रिया होती है वो अनुमानसिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम को सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। चलिए एक ऑप्शन में भी देखेंगे अभी। ठीक है, अधिगम हेतु तो प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना, ये तो हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है, इस ऑप्शन नहीं होगा। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सक्षम होते हैं, ये हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव है। ठीक है, यानी कि हमारा सही ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पर, ये सीमित करते हैं, ये जो शब्द है ये इसकी वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 4। कभी भी याद रखिएगा सीटेटी क्वेश्चन को जब भी टैकल करिएगा तो हमेशा जब तक चारों ऑप्शंस ना पढ़ लीजिए तब तक जो है मत कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, चालक विकास दर। ठीक है, लोकोमोटिव डेवलपमेंट। चालक विकास की दर से व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम होता है। चालक विकास मतलब लोकोमोटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अधोगामी, शीर्षगामी, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास या अपरिष्कृत सूक्ष्म। देखिएगा चालक विकास का मतलब लोकोमोटिव, जैसे हम कह सकते हैं कि शर्ट पहनना, शर्ट के बटन डालना, जूता बांधना, ये सब चीज़ें जो है ये सारी चीज़ चालक विकास के अंतर्गत आता है, लोकोमोटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, या इट इज़ जनरली रिलेटेड विथ अवर बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे कि हमारा ऑप्शन क्या है कि ये ज़्यादातर पहले हम क्या करते हैं बड़ी चीज़ों के बारे में, अपरिष्कृत स्थूल चीज़ों के बारे में बताते हैं, फिर सूक्ष्म, यानी कि हम क्या करते हैं स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जो है हम ये चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? सेकेंड। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करता है, मतलब ऐसा अवधि जिसमें बच्चे को वयस्क कहा जाता है, यानी वयस्कता की ओर बढ़ता है। ठीक है, वो हमारा ऑप्शन कौन सा है? तो वो हमारा ऑप्शन क्या है आपका? किशोरावस्था। नो डाउट ये आप सभी लोग को पता होगा, इसमें कोई भी संशय की अवस्था नहीं है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, देखिए ध्यान से, जीन पियाजे को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं? प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। दूसरों का अवलोकन करके सीखना, ये कौन सी सीखने की प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है। ये किसका समर्थन करता है? ली वाइगोत्स्की का। ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के उद्दीपन अनुक्रिया संबंध की बात कौन करता है? थॉर्नडाइक करते हैं, यानी ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए, पुरस्कार और दंड का सिद्धांत, इसकी बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, दंड की बात नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? ज्ञान के सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे जैसे वो दुनिया में अपने व्यवहार का कुशल प्रयोग करते हैं तो अन्वेषण करते हैं। हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ये, क्योंकि इन्होंने बताया कि बच्चे अपने ज्ञान का अर्जन स्वयं करते हैं और ज्ञान के अर्जन के साथ साथ उनकी बुद्धि का विकास होता है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात बुद्धिमान नहीं होता है, ऐसा जीन पियाजे सर का मानना था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें ली वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? देखिए जब आप पढ़ेंगे
तो आपको पता चलेगा कि उनमें एक सिद्धांत आता है। उन्होंने कहा कि बच्चे जब स्वयं से बात करते हैं तो उस स्टेप को व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवस्थाओं एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या कहलाता है? बताइएगा, इसको क्या कहलाएंगे? जेंडर सिद्धांत तो नहीं कहेंगे, प्रासंगिकता नहीं कहेंगे, विकसित जेंडर पहचान नहीं कहेंगे, इसको क्या बोला जाता है? जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता, समझ में आ रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता इसको कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, आपको एक बात समझना होगा कि बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है, प्रारंभिक स्टेज में बच्चा जो है वो पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करता है। पूर्व ज्ञान पाता कहाँ से है? अपनी परिवेश या वातावरण से पाता है। और यही कहा जाता है कि शुरू में जब हम बच्चों को उदाहरण देंगे तो वो उदाहरण ऐसे होंगे जो उनके परिवेश से जुड़ा होता है। ठीक, और जब उन क्षमताओं का वो अर्जन कर लेता है, जिसको हम कह सकते हैं कि अंतः वैयक्तिक अधिगम, ठीक है, जब कर लेता है तब जाकर के उसको दूसरी चीज़ों से जोड़ेंगे, यानी कि उसको कहेंगे अंतर वैयक्तिक अधिगम की तरफ उसको लेके जाएंगे। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, एकदम गलत बात है। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, बिल्कुल। पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करके जब भी हम नवीन ज्ञान से उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं तो आपको पता है कि इसको अधिगम अंतरण कहा जाता है या अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है, जिसमें पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान के साथ हम संयोजन करके, संचयन करके हम बच्चों को नई चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन भी हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, आइए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिन को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। हिना है, हिना होगा ये। हिना को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि वह ऐसा करती है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कार्लवर्क के अनुसार, कार्लवर्क नहीं होगा, ये कोहलबर्ग है, सॉरी, दैट इज कोहलबर्ग। ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ के विकास के किस अवस्था के अंतर्गत आता है, उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो किस विकास के अंतर्गत आता है? देखिएगा ध्यान से, यह हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? यांत्रिक उद्देश्य अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास, ये हमारा नहीं होगा। सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिन्यास, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन? आई थिंक द राइट ऑप्शन इज यांत्रिक उद्देश्य अभिन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास। तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। एक बच्चा तक प्रस्तुत करता है कि हिना को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बात यदि ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक विकास के किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो आई थिंक ये हमारा जो राइट ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 3, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, परिपक्व विद्यार्थी। परिपक्व विद्यार्थी ये कौन होता है? इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कभी कभी भावनाओं की सहायता। गलत। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। बिल्कुल, जो विद्यार्थी परिपक्व होते हैं, ठीक है, कि शीघ्र समाधान कर लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है कि जो परिपक्व विद्यार्थी होगा, जो मैच्योर विद्यार्थी होगा, वो सीखने के लिए तत्पर होगा, यानी सीखने के लिए उसके अंदर जितने भी वांछनीय क्षमताएं या योग्यताएं होनी चाहिए वो उसने उसको हासिल कर लिया है, यानी कि वो कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होंगे। आई थिंक दिस इज द राइट ऑप्शन। चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। ये हमारा था कुल 30 क्वेश्चंस का एक पेडागोगी क्वेश्चन। इसमें अगर एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं सीटेट में कभी कभी ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन हमें सही लगते हैं, तो उस समय जो सबसे ज़्यादा सही विकल्प होता है उसे हमें चुनने का प्रयास करना चाहिए। अगले वीडियो में फिर हम 30 नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले सीटेट पेपर के लिए। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।